नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम वायुमंडल का संगठन और संरचना अध्याय के अंतर्गत वायुमंडल का संगठन, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। यह विभिन्न गैसों का आवरण होता है जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे रहता है। ये एक पतली सी परत है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण से हमारी पृथ्वी के साथ अटैच रहती है। वायुमंडल में अनेक गैसें होती हैं जिनका अध्ययन हम वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत करेंगे। वायुमंडल गैसों, जलवाष्प और धूल कणों से बना है। वायुमंडल के निचले भागों में जो गैस होती हैं ये ज़्यादा सघन होती हैं। वायुमंडल का 99% हिस्सा जो है दो मुख्य गैसों से बना है, जिसमें एक होती है नाइट्रोजन और दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर लगभग 21% के आसपास मिलती है और वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं कि वायुमंडल के अंदर जो मुख्य रूप से जो गैसें पाई जाती हैं वे कौन सी हैं। नाइट्रोजन 78.8%, ऑक्सीजन 20.95%, यानी लगभग 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन मिलती है। यानी ये दोनों गैस मिला देंगे हम तो जो है हमारे वातावरण का 99% हिस्सा जो है इन दोनों गैसों से बनता है, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। इसके अलावा कुछ और गैसें हैं जो वायुमंडल के अंदर मिलती हैं, जैसे ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, जो अल्प मात्रा में मिलती है। अब देखते हैं कि वायुमंडल के अंदर इन गैसों का क्या महत्व है। सबसे पहले हम वायुमंडल में नाइट्रोजन के महत्व का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में मिलती है और ये वायुमंडल के कुल आयतन का 78% जो है अकेले नाइट्रोजन है। यदि नाइट्रोजन नहीं होती हमारे इन्वायरमेंट के अंदर तो आग जल तो जाती, लेकिन हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे अभी आप घर में देखते होंगे, किचन में आपकी माता बहन जो है घर में गैस चलाती है तो जो बर्नर है उसी के ऊपर आग जलती है। लेकिन अगर ये किससे संभव है कि नाइट्रोजन के कारण से। अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो आग जल तो जाती लेकिन वो बेकाबू होती और वस्तुएं इतनी तेजी से जलती कि हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते, जैसा कि जंगल की आग में होता है। इसी प्रकार से यदि नाइट्रोजन नहीं होती हमारे वातावरण के अंदर तो हमारे और अन्य जीव जंतुओं के जो शारीरिक टिश्यू हैं वो जलकर नष्ट हो जाते, यानी हमारे जो टिश्यूज हैं ये सब जल जाते। इसी प्रकार से जो मिट्टी है उसके अंदर नाइट्रोजन जो है ये पौधों और वनस्पति को बनाए रखने में सहायक होती है। यानी जो पेड़ पौधे हैं ये नाइट्रोजन के द्वारा ही अपनी ग्रोथ करते हैं, यानी वातावरण से सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जमीन से पानी और जो है वातावरण से नाइट्रोजन को जो है ये ग्रहण कर लेते हैं। और कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जो वातावरण से नाइट्रोजन कर लेकर अपनी जड़ों में एक ग्रंथि के रूप में इसको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे खासकर जो दालें होती हैं, दालों को जो है किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर की ज़रूरत भी नहीं रहती क्योंकि वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर जड़ों में डिपॉजिट कर देती हैं। इसी प्रकार से नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही वायु दाब, पवनों की गतियाँ और प्रकाश का रिफ्लेक्शन, जैसे दिन के अंदर जो आप रोशनी देखते हैं, जैसे इस कमरे में ही आप देख लीजिए कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ रोशनी है, तो ये सारा नाइट्रोजन का ही प्रभाव है। सेकंड वन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंस ये है कि ऑक्सीजन के द्वारा ही हम सांस लेते हैं। यह वायुमंडल के अंदर दूसरी सबसे महत्वपूर्ण गैस है जो लगभग 21% होती है। ऑक्सीजन के द्वारा आग का जलना संभव होता है। नाइट्रोजन जहाँ आग को नियंत्रित करती है, लेकिन यदि ऑक्सीजन ना हो तो हम आग जला नहीं सकते। यानी जितने भी अंतर्दहन इंजन हैं या औद्योगिक जो क्रांति है उन सब का मूल आधार ऑक्सीजन ही है। ऑक्सीजन जो है विभिन्न प्रदेशों के अंदर जहाँ अपक्षय
तापक से मीन्स चट्टानों का स्वयं अपने ही स्थान पर टूट जाना। तो इनके द्वारा जो है अपक्षय में ये ऑक्सीजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी जल योजन की क्रिया जो है ये करती है। इससे चट्टानें खासकर चूना प्रदेशों के अंदर, जैसे भारत के अंदर मेघालय है, उत्तराखंड के अंदर देहरादून है, तो वहाँ पर चूना पत्थर मिलता है, तो पानी के साथ मिलकर ऑक्सीजन चट्टानों के अनेक स्वरूपों का निर्माण करती है। और हम श्वसन प्रणाली के द्वारा ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो नेक्स्ट गैस जो वायुमंडल में मिलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आओ अब इसके महत्व का अध्ययन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए भोजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ही पौधे जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, स्टार्च और शर्करा का निर्माण करते हैं, जिससे पौधों की ग्रोथ होती है। ये पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप देख पा रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, जमीन से पानी लेते हैं और वातावरण के अंदर ऑक्सीजन को ये छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक काम और भी करती है कि यह सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगें होती हैं उनको धरती तक तो आने देती है, यानी इसके अंदर से सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच जाता है। लेकिन यह जो पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्टेड दीर्घ तरंगें होती हैं उनको वातावरण में अधिक ऊंचाई तक नहीं जाने देती। तो इसका परिणाम क्या होता है कि धीरे धीरे हमारा वातावरण गर्म हो जाता है, यानी पृथ्वी के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल का कार्य करती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में बढ़ती जा रही है तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रही हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर से ज़मीन तक आ जाती हैं, लेकिन ज़मीन के द्वारा रिफ्लेक्टेड किरणें जो है वातावरण में ही रह जाती हैं। इसी कारण से हमारा वातावरण गर्म बना रहता है। और जैसे जैसे हमने जीवाश्म ईंधन वे ईंधन होते हैं जो जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनते हैं, जैसे कार्बन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस आदि। इनकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से ही जो ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे आप देख रहे हैं धुएं के रूप में ये लगातार वातावरण में जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है ओजोन। वायुमंडल के अंदर ओजोन O3 समताप मंडल के अंदर ये पाई जाती है। जमीन से लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ स्ट्रेटोस्फीयर है, उसके अंदर ओजोन गैस मिलती है। तो ये क्या करती है, हमारे लिए जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को रोककर पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच के रूप में ओजोन गैस काम करती है। यदि वातावरण के अंदर ओजोन गैस नहीं होती तो हम सबको त्वचा का कैंसर होने का डर रहता, स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज वे होती हैं जिनको हम नॉर्मली नहीं देख पाते और ये हमारे शरीर के लिए या त्वचा के लिए बड़ी ही डेंजरस होती हैं। नेक्स्ट है वातावरण के अंदर पाए जाने वाला जल वाष्प की जो वाटर वेपर्स हैं उनका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो वाटर वेपर वातावरण के अंदर सबसे परिवर्तनशील गैस होती है। ये बहुत ही जल्दी जल्दी जो है वातावरण में जल वाष्प की मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है। और वातावरण के अंदर जो जल वाष्प है वो जल मंडल जैसे सागर, महासागर, इसके अलावा नदी, नाले, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन के रूप में और मिट्टी आदि से नमी के रूप में जो है वातावरण में जल वाष्प जाते रहते हैं। अति ठंडे और शुष्क प्रदेशों में जो वायु है उसके कुल आयतन में यह 1% से भी कम होता है। शुष्क प्रदेशों में या बहुत ज़्यादा जो ठंडे प्रदेश है वहाँ पर जल वाष्प केवल 1% हो सकता है, लेकिन भूमध्य रेखीय उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में भी ये मैक्सिमम 4% ही हो सकता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आता है कि हमारे वातावरण के कुल आयतन में जल वाष्प की मात्रा अधिकतम कितनी हो सकती है, तो ये मैक्सिमम 4% तक हो सकती है। हालांकि वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो कुल जल वाष्प है उसका लगभग आधा भाग वो केवल 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाते हैं या धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो जल वाष्प की मात्रा कम होती चली जाती है। जल वाष्प ही है जो वातावरण के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं उनको ये घटित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तो घास पर, गाड़ियों पर या नमी वाले स्थानों पर ओस मिलती है हमें,
तो ओस का गिरना जो है वो जलवाष्प ही है। कुहासा और कोहरा यानी मिस्ट एंड फॉग, तो सर्दियों की ऋतु में ऐसा वातावरण में आप देखते हैं कि बहुत सारा धुंधलापन हो जाता है, दृश्यता कम हो जाती है, तो वो सारा का सारा कोहरा वातावरण के अंदर जलवाष्प के कारण ही बनता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि कुहासे के अंदर जो दृश्यता है वो 2 किलोमीटर तक रहती है, लेकिन कोहरे के अंदर दृश्यता जो है वो 50 मीटर से भी नीचे गिर जाती है, यानी बहुत ही कम दृश्यता रह पाती है। इसी प्रकार से बादल जलवाष्प के संघनित होने से ही बादल बनते हैं, और जो विभिन्न प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं हैं उनको क्रिएट करते हैं, जैसे वर्षा का होना, ओलावृष्टि का होना, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी या स्नोफॉल का होना यानी हिमपात का होना जलवाष्प का ही कारण है। जलवाष्प एक और मनोभावक जो दृश्य हैं वो भी बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है और उसके बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है और सूर्य आपकी पीठ की तरफ हो यानी क्षितिज पर हो, तो उस समय इंद्रधनुष बनता है। तो और प्रभा मंडल यानी कभी कभी आपने देखा होगा देर रात को या सूर्य के चारों ओर बादलों में एक आभा मंडल सा बन जाता है, छल्ला सा बन जाता है, या कभी कभी चंद्रमा के चारों ओर भी ऐसा छल्ला बन जाता है जिसे हालो बोला जाता है या प्रभा मंडल बोलते हैं। तो ये सारा वातावरण के अंदर जलवाष्प के कारण ही होता है। इसके साथ साथ जलवाष्प क्या करता है कि जो वातावरण में है मौजूद रहकर ये सूर्य से आने वाली लघु तरंगों को तो आने देता है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा रिफ्लेक्टेड दीर्घ तरंगों को ये अपने अंदर से नहीं जाने देता, यानी उनको ये सोख कर रखता है। इसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों मिलकर वातावरण के अंदर ग्लोबल वार्मिंग यानी हीट को बढ़ा देते हैं। धीरे धीरे इससे हमारी पृथ्वी गर्म होती जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये ज़्यादा ही गर्मी कर रहे हैं। इनका होना हमारी पृथ्वी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर जो औसत तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस उसको मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जलवाष्प द्वारा जो संघनन के दौरान छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा है वो विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं को जन्म देती हैं। जैसे आपने देखा होगा बादलों से विभिन्न प्रकार की फ्लैश लाइट उत्पन्न होती है, या कड़क या गर्जने की आवाज़ आती है, वो सारी की सारी जलवाष्प जो है उसके अंदर गर्मी भर जाती है। यानी जब समुद्र की गर्म सतह से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है तो उस समुद्र की सतह की गर्मी जल वाष्प के अंदर भर जाती है, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेकिन जब ये ऊंचाई पर जाता है तो वहाँ टेम्परेचर गिर जाता है। वातावरण के अंदर ऊंचाई का नियम है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाता है, और संघनन के दौरान यह जो गर्मी जलवाष्प के अंदर भरी थी वो रिलीज होती है, और यही गर्मी विभिन्न प्रकार की जो बादलों के अंदर गर्जना है उसको उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वातावरण में महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है डस्ट। डस्ट पार्टिकुलर का भी बड़ा महत्व है। ये क्या करते हैं कि जो सूक्ष्म ठोस कण हैं जैसे धुएं की कालिक, ज्वालामुखी की राख, उल्कापात, ठोस लवण, अपरदित मृदा, ये सब धूलकण कहलाते हैं। इनका भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है कि इन्हीं के कारण से वातावरण के अंदर जो सूर्य की किरणें उनका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन और प्रकिरण जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे हमें आसमान दिन के समय नीला दिखाई देता है। अदरवाइज आसमान का जो ओरिजिनल रंग है वो ब्लैक है, जैसा कि आप रात को देखते हैं। इसी प्रकार से धूलकणों से टकराकर ही प्रकीर्ण होता है, जिसके कारण सुबह अर्ली मॉर्निंग आप देखते हैं कि जो आसमान में लालिमा दिखाई देती है, या देर शाम को आप नारंगी छटाएं देखते हैं, तो ये सारा का सारा धूलकणों का ही परिणाम होता है। धूलकण के कारण ही धुंध और धूम कोहरा, धूम कोहरे में क्या होता है कि कोहरा और स्मोक दोनों मिल जाते हैं, तो जिसे हम धूमर कोहरा कहते हैं। इसके साथ साथ नमक और धुएं जैसे जो आर्द्रता ग्राही कण हैं ये संघनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था वायुमंडल का संगठन और उससे संबंधित महत्वपूर्ण गैसों का अध्ययन। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप वायुमंडल क्या है और वायुमंडल के संगठन का वर्णन करें। इन क्वेश्चनों को ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इनको अपनी नोटबुक में लिखने का प्रयास करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।